प्रिय छात्रों, आधुनिक भारत के इतिहास में आपका स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न इंडिया में एक टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं वो उसका नाम है ब्रिटिश कालीन अकाल, फेमाइन इन ब्रिटिश पीरियड। अकाल जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है सूखा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रॉट। ये दोनों शब्द का अर्थ पहले हम बताना चाहते हैं, क्योंकि बीच बीच में आएगा तो आप कंफ्यूज ना करें। आम बोलचाल की भाषा में अकाल यानी फेमाइन और सूखा यानी ड्रॉट शब्द जो इस्तेमाल करते हैं वो समानार्थी अर्थ में, समान अर्थ में। चाहे अकाल बोल दें समझते वही हैं कि अनाज नहीं पैदा हुआ, और चाहे सूखा बोल दें तो भी यही समझते हैं कि अनाज नहीं पैदा होगा, अनाज की कमी हो गई। लेकिन दोनों में एक अंतर है। अकाल जब हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि वर्षा कम हुई, जिसके वजह से अनाज उतना उत्पन्न नहीं हुआ जितना उत्पन्न होना चाहिए, यानी अनाज का अभाव हो गया। तो ऐसी स्थिति को हम लोग अकाल बोलेंगे, यानी कुछ हुआ, एकदम खत्म नहीं हुआ। और अगर सूखा या ड्रॉट बोलते हैं तो इसका मतलब है कि खेतों में दरारें पड़ गई और खेत में कृषि करने के लिए कोई उपाय ही नहीं बचा, यानी आपको अनाज का एक दाना भी नहीं मिले। तो ऐसी स्थिति को आप बोलेंगे कि ड्रॉट पड़ा, सूखा पड़ा। तो ब्रिटिश काल में दोनों स्थितियां रही, सूखा भी पड़ा और अकाल भी आया। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो ब्रिटिश कालीन अकाल हम पढ़ रहे हैं, ये अध्ययन का विषय क्यों बना? मध्यकाल में पढ़ते हैं तो या आधुनिक काल में हम लोग पढ़ा तो इस टाइप के टॉपिक का दर्शन नहीं हुआ। तो क्या उस समय अकाल नहीं पड़े थे? उस समय सूखा नहीं हुआ था? उस समय के इन चीजों का इतिहास नहीं है और उस काल का सूखा और अकाल का इतिहास नहीं बना, तो ब्रिटिश काल का क्यों बन गया? इसका जवाब ये है कि पूर्व काल का जो अकाल था, यानी ब्रिटिश पूर्व काल का, वो प्रकृति जन्य था, और जो ब्रिटिश कालीन अकाल था वो मानव जन्य था, यानी मनुष्य के नीतियों के कारण ये अकाल उत्पन्न हुआ। दूसरी बात ये कि ब्रिटिश पूर्व काल में यदि अकाल हुए भी तो उसके उपाय भी किए गए, लेकिन ब्रिटिश काल में जो अकाल हुआ उसके लिए बहुत संगठित प्रयास नहीं हुआ, और नतीजा के तौर पर जनसंख्या की बहुत हानि हुई। उस हानि का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यद्यपि कि जनगणना हमारे देश में 1881 से शुरू हुई, लेकिन उसके पहले भी कुछ इतिहासकारों ने विभिन्न स्रोतों से जनसंख्या के आंकड़े एकत्र किए हैं। तो वो आंकड़ा बड़ा चौंकाने वाला है, और वो चौंकाने वाला ये है कि 1800 ईस्वी तक जो भारत की जनसंख्या थी, वही जनसंख्या 1900 ईस्वी तक रही, यानी उस जनसंख्या में कोई वृद्धि नहीं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि व्यापक पैमाने पे लोगों की मृत्यु हुई, और ये मृत्यु किस कारण हुई? तो अकाल और सूखा के कारण। तो ये दो बातें काफी महत्वपूर्ण है, एक कि ये मानव जन्म था, और दूसरा ये कि इतना ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई कि उससे जनसंख्या वृद्धि नहीं हो पाई। तो यही वजह है कि ब्रिटिश काल का अकाल जो है वो अध्ययन का विषय है। और इस क्रम में आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे ये अकाल पड़ा, क्या ब्रिटिश शासन ने कुछ नीतियां बनाई तो क्या बनाई, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि विभिन्न अकालों को पढ़ते समय हम लोग ये भी देखेंगे कि आखिर इसके लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से थे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ टॉपिक मैंने आपको बता दिया। अब हम शुरुआत करते हैं बाज़ाब्ते तौर पे एक सिस्टम के तहत ब्रिटिश कालीन अकाल को पढ़ाने का। ठीक है, तो इस क्रम में यह है
के जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, इनके अनुसार जो ब्रिटिश कालीन अकाल है, कालीन अकाल है, इस अकाल की जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो मानव जन, प्रकृति जन नहीं। एक तत्व तो ये हो गया। अब ऐसा क्यों हम कहते हैं कि मानव जन है? क्योंकि इसके पूर्व भी अकाल हुए थे। ये नहीं है कि भारत में सिर्फ ब्रिटिश काल में ही अकाल पड़ा, इसके पूर्व भी अकाल हुए या अकाल पड़ा। इन अकालों के दौरान जो पूर्व काल में पड़ा, वो शासक के द्वारा निम्न कार्य किया गया। माने ये बताता है कि शासन या शासक निष्क्रिय नहीं रहा ऐसे अकालों के समय, बल्कि सक्रिय रहा। अब वो कार्य देखिएगा तो आपको एहसास हो जाएगा कि कौन कौन। जैसे एक है सुदर्शन झील, ठीक है। इस सुदर्शन झील के साथ नाम जो जुड़ा हुआ है वो चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का, उसके बाद रुद्रदामा का और स्कंदगुप्त का। इसी प्रकार से अगर हम और उदाहरण लें तो दीवाने अमीर को ही और सोंधर नामक ऋण का वर्णन मिलता है, और ये दोनों कार्य मोहम्मद बिन तुगलक के समय का है। फिर एक आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को मिलता है नहर तंत्र का निर्माण। नहर तंत्र का निर्माण, ये करने वाला जो व्यक्ति था वो फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक था। इसी प्रकार से एक विवरण मिलता है तकावी ऋण का। ये अकबर के समय शुरू हुआ। इसके बाद भू राजस्व में 18% की कमी, ये हम लोग को मिलता है
शाहजहां के काल में। तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, तब अपने सफर को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रवादी इतिहासकारों का यह विचार है। क्या विचार है साहब कि ब्रिटिश काल में जो अकाल पड़ा उसकी प्रकृति कैसी थी? तो मानवजन थी, यानी मैन मेड था। आमतौर पे जो अकाल होता है वो प्रकृतिजन होता है, अर्थात वर्षा कम हुई, ओले पड़ गए, या टिड्डियों ने हमला कर दिया, कोई भी प्राकृतिक आपदा आ गई जिसके वजह से अनाज का उत्पादन कम हो गया और अकाल पड़ गया। भारत में प्राचीन काल से अकाल की परंपरा रही है और भारत का विश्व का सभी देश इससे आक्रांत रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ब्रिटिश काल में अकाल के परिवेश में, उसके नेचर में एक नई चीज देखने को मिली कि अभी तक जो अकाल हुआ करता था वो प्रकृतिजन होता था, लेकिन ब्रिटिश काल में जो अकाल हुआ वो मानवजन। अब थोड़ा इसको एलोब्रेट करेंगे तब, क्योंकि मटेरियल्स में या बुक में इसका एलोब्रेशंस नहीं है कि कैसे प्रकृति मानवजन हम कहेंगे कि ब्रिटिश काल में। तो इसका जवाब जानना आपके लिए काफी अनिवार्य है, क्योंकि आज भी वर्तमान समय में अगर ब्रिटिश प्रकार की नीतियां अपनाई जाएंगी तो वो अकाल उत्पन्न हो जाएगा। तो इतिहास का सबक अगर हम लोग सीखे रहेंगे तो वो गलतियां नहीं करेंगे, जिससे मानवजन अकाल से हम बच सकते हैं। इसलिए जानना काफी जरूरी है कि आखिर ब्रिटिश काल में मनुष्य के द्वारा कैसे अकाल को जन्म दिया गया। तो इसका उत्तर यह है छात्रों कि अंग्रेजों ने जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नीति अपनाई, वो नीति मानवजन अकाल के लिए उत्तरदायी थी। अब वो नीति क्या थी? तो सबसे पहली नीति भूराजस्व के क्षेत्र में थी। जो कृषि में जो उत्पादन होता था तो किसान सरकार को पहले से ही भूराजस्व दिया करते थे, लेकिन ब्रिटिश काल में जो भूराजस्व वसूलने का जो तरीका इजाद किया गया, जैसे परमानेंट सेटलमेंट, जैसे महलवाड़ी व्यवस्था, जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये तीनों के तीनों व्यवस्थाओं में नामकरण अलग अलग है, वसूलने का तरीका अलग अलग है, मालिकाना अधिकार अलग अलग है, लेकिन एक चीज सामान था। और वो चीज क्या सामान था कि सभी में लगान की दरें ऊंची थी। पूर्व के काल में, यानी प्राचीन काल या मुगल काल तक आते हैं तो पाते हैं कि भूराजस्व की दर विभिन्न शासकों ने सामान्य रूप से 1/4 रखा, 1/3 रखा, कुछ ने 50% रखा, कुछ ने, सभी ने नहीं, आवश्यकता पड़ने पे। तो एक प्रकार से भारतीय परिवेश में 1/4 एक सामान्य भूराजस्व की दर रही। लेकिन ब्रिटिश पीरियड में यह दर 3/4 तक पहुंच गई, यानी 75%। अब यदि कोई किसान 100 किलो अनाज अगर उत्पादन कर रहा है तो ये उसके लिए अनिवार्य है कि 75 किलो वो शासक को देगा। बात समझ में आ रही है? ऐसी स्थिति में आप ही बताइए कि किसान खेती करने के लिए प्रोत्साहित होगा या निरुत्साहित होगा? जब उसको फायदा ही नहीं होगा तो वो खेती नहीं करेगा। तो इस परिपाटी से किसानों ने बहुत जगहों पे खेती करना बंद कर दिया कि हमको फायदा ही नहीं होगा तो क्यों करेंगे। फिर दूसरा पक्ष यह आया खेती के क्षेत्र में कि अंग्रेजों ने दादरी प्रथा के तहत व्यावसायिक फसलों, जिसमें मुख्य रूप से कपास था, नील था, गन्ना था, अफीम था, ये सब उगाने के लिए प्रोत्साहित किया। ये सब जितनी एक वर्षीय फसलें हैं सब के सब भूमि की उर्वरता को सोख लेती हैं। अब पैसे के लालच में किसान तैयार तो हो गए, लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद
एक ऐसे शोषण के दुष्चक्र में फंसे कि पूर्व में जो निर्धन थे वो और निर्धन हो गए, यानी बची खची कुछ ही कसर व्यावसायिक फसलों ने खत्म कर दी। अब एक उद्योग के क्षेत्र में जो नीति अपनाई अंग्रेजों ने कि भारत को विनिर्मित माल का एक केंद्र बना दिया और कच्चे माल के आपूर्ति करता, परिणाम स्वरूप जो हस्तकरघा उद्योग भारत का था, कपड़ा उद्योग, जिससे अधिक विदेशी मुद्रा भारत को मिलती थी, वो पूरी तरीके से धराशायी हो गई और उसके अधिकांश कारीगर कृषि कर्म में लग गए। तो पहले से कृषि कर्म की दुरावस्था तो थी ही, उद्योग में लगे श्रमिक जब कृषि कर्म में लग गए तो और कृषि की स्थिति दयनीय हो गई उस पर बोझ पड़ने के कारण। तो ये वो परिस्थितियां थी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, जिसका जन्मदाता जो था अंग्रेज था, ब्रिटिश शासन था, और उनके इन नीतियों के कारण जो है वो हम कहते हैं कि ये एक मानव जन्म अकाल था। क्यों? क्योंकि अनिच्छा पैदा हो गई किसानों को खेती करने से, कोई लाभ की आशा नहीं रही। वो उत्पादन करेंगे तो वो किसके लिए? ब्रिटिश के लिए करेंगे। इसलिए लोगों ने उत्पादन करना ही बंद कर दिया। परिणाम ये हुआ कि खाद्यान्न बाहर से आने लगा और बाहर से खाद्यान्न ला करके भी अंग्रेज उसे ऊंची कीमत पर बेचने लगे। तो हर प्रकार से यहाँ के किसानों का या आम जन का, किसान और आम जन कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि अधिकांश लोग खेती करते थे, किसान थे, तो चाहे किसान कहें या आम जन कहें, ये दोनों बातें बराबर है। तो इस वजह से पीस गए ये, और यही सब सरकमस्टांसेस था जिसके वजह से कहा गया कि ये मानव जन्म था। क्लियर? अब देखिए इसमें राष्ट्रवादी इतिहासकार, ऐसा इसलिए मजबूरी है क्योंकि ब्रिटिश इतिहासकार इसके लिए अंग्रेजों को उत्तरदायी नहीं ठहराते। तो ब्रिटिश इतिहासकार का ये व्याख्या कि ये प्रकृति जन्म है, ब्रिटिश का इतिहासकार, वो ऐतिहासिक तथ्यों के खिलाफ बात है। जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, वो ये साफ साफ चिल्ला कर कह रहे हैं कि नहीं साहब, कुछ अकाल प्रकृति जन थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अधिकांश अकाल जो था वो ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का परिणाम था, इसीलिए उसको मानव जन्म कहा जाए। और इस परिवेश में जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, उनकी विचारधारा या इतिहास लेखन बिल्कुल सही है, इसीलिए हमने कहा कि राष्ट्रवादी इतिहासकार का ये विचार। कोई कंफ्यूजन? तो अभी तक हमने एक भूमिकीय बात की, एक बात कही। अब देखिए कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश काल में सिर्फ अकाल पड़ा था। ब्रिटिश काल के पूर्व का जो समय है भारत का, जिसमें मुगलों ने शासन किया, तुर्कों ने शासन किया, या प्राचीन काल में बहुत सारे राजवंशों ने शासन किया, तो उनके शासन काल में भी अकाल पड़ा, लेकिन वो अकाल पूरी तरीके से प्रकृति जन्य था। हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर शासक जन होता या मानव जन होता तो वो उसके सुधार का उपाय ही नहीं करता, क्योंकि हम ही तो चाह रहे थे कि अकाल हो जाए ताकि हमको लाभ हो, मेरा अनाज ऊंचे मूल्य पर बिके। तो अगर अकाल हो जाएगा तो हम लोगों को राहत पहुंचाएंगे। हम तो उस अकाल का सुअवसर के रूप में अधिक धन कमाने के लिए उत्पन्न किए हैं। तो अगर शासक उपाय नहीं करता है तो ये भी एक पहचान है कि वो मानव जन है। लेकिन अगर शासक के द्वारा उपाय किया जाता है तो इस बात का सबूत है कि उसके लिए, उस अकाल के लिए वो उत्तरदायी नहीं है। इसीलिए अकाल पड़ने पर वो परिवर्तनशील हुआ कि अकाल के प्रभाव को कम किया जाए। तो ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हम लोग को ब्रिटिश पूर्व काल में मिलते हैं। ये जो दृष्टांत बोर्ड पर लिखा, ये महत्वपूर्ण है और इसके विवरण मिलते हैं व्यापक पैमाने पे। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे उपाय हुए होंगे जो अभी अनुसंधान का विषय है, और अनुसंधान होगा तो हो सकता है कि ब्रिटिश पूर्व काल में शासकों के द्वारा अकाल के परिवेश में बनाई गई नीतियों के बारे में हम लोग को जानकारी मिले। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है उससे ये पता चलता है कि ब्रिटिश पूर्व काल के जो भी शासक थे
वो अकाल के प्रति सचेत थे, वो अकाल को निर्मित नहीं करते थे बल्कि प्रकृति जन होता था, और जब अकाल आ जाता था तो उसके निदान के उपाय किया करते थे। तो निदान के उपाय इस बात को प्रमाणित करता है कि ब्रिटिश पूर्व काल का अकाल मानव जन नहीं था, प्रकृति जन था, और शासक इन अकालों का सामना करने के लिए, ये जनता को राहत देने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहा है। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल सुदर्शन झील का मिलता है। ये अभी का जो गुजरात और महाराष्ट्र का जो इलाका है, लातूर का, ये सब का जो सूखा इलाका है, तो काठियावाड़ का जो इलाका है, ये सब, तो उसी इलाका में चूंकि उस समय भी सूखा पड़ता था, आज पड़ता है। तो प्राचीन काल के शासक कितने सजग थे कि उस सूखे क्षेत्र के अस्थायी समाधान के लिए वहां सुदर्शन झील का निर्माण करो। अब इस सुदर्शन झील के साथ 4 नाम जुड़े हुए हैं। उसमें पहला नाम जो चंद्रगुप्त मौर्य का है, ये निर्माता है इस झील का, यानी इस झील की खुदाई इसने कराई थी कि सौराष्ट्र क्षेत्र में हमेशा के लिए सूखे की स्थिति से हम निपट गए। जब तक ये रहा, झील जीवित रहा। झील के जीवित रहने का अर्थ क्या है कि झील में पानी रहा। ठीक है, आप इतना तो इंटेलिजेंट है ही। अब शासक खत्म हो गया तो हो सकता है कुछ भरा उरा गया। तो बाकी का जो 3 नाम है, ये सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करता है या पुनरुद्धार करता है। मतलब कहीं पर भर गया होगा या और कुछ कमी आई होगी, तो इन लोगों ने उसको सुधार किया। मतलब इतना तो प्राचीन काल में साक्ष्य मिलता है कि साहब सुदर्शन झील के रूप में शासक के द्वारा पानी की कमी को समाप्त करने का अस्थायी प्रावधान किया गया। और उसमें सिर्फ एक ही शासक नहीं बल्कि एक लंबे समय तक 4 शासकों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये ईसा पूर्व का समय है और ये ईस्वी का स्कंदगुप्त का समय है। तो भौतिक साक्ष्य मिले। बहुत सारे छोटे मोटे काम ऐसे होते होंगे जिसमें राजा के द्वारा इस अवसर पर करों की छूट दे दी जाती हो, ऋण दे दिया जाता हो। तो यही सब अनुसंधान का विषय है जो भी होना है, नहीं होगा। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत में अगर आते हैं तो 3 चीज मिलता है। एक, दीवाने अमीर कोही। दीवाने अमीर कोही क्या था? तो ये कृषि विभाग था। ये कृषि विभाग किसने बनाया था? तो ये कृषि विभाग बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि कृषि विभाग इसके पहले नहीं था, प्राचीन काल में नहीं था। प्राचीन काल में भी कृषि विभाग के बहुत सारे रूप थे, लेकिन दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो कृषि विभाग बनाया गया दीवाने अमीर कोही नाम से, ये एक विशेष मकसद के लिए बनाया गया, विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया। और विशेष उद्देश्य क्या है कि ऐसी भूमि जो उपजाऊ नहीं है, जहाँ खेती नहीं हो रही है, तो उनको उपजाऊ बना करके कृषि योग्य बनाना। तो अर्थात अगर ऐसी भूमि कृषि योग्य बन गई तो फिर अकाल की समस्या नहीं आएगी, सूखे की समस्या नहीं आएगी। क्योंकि जब हम कृषि क्षेत्र में विस्तार कर लें तो ऐसा थोड़ी होता है कि सभी जगह अकाल या सूखा पड़ जाता है। अगर क्षेत्रफल को हम बढ़ा लेंगे तो कहीं नहीं कहीं से हमको अनाज मिलेगा और सूखा और अकाल की समस्या का हम समाधान कर लेंगे। साथ ही साथ उसने एक नया ऋण जारी किया। ऋण मैंने समझते हैं ना, कर्ज। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत आता है और लोग नहीं जानते हैं इसलिए मिस कर जाते हैं। अब तो छोटे छोटे एग्जाम में ही आने लगा, पहले आईएएस का ये क्वेश्चन हुआ करता था। सोनधर, ये ऋण कृषि ऋण है कि यदि अकाल पड़ा या किसानों को विपरीत स्थिति का सामना करना पड़ा और उसके पास धनाभाव हो गया, तो धनाभाव के कारण कृषि कर्म नहीं कर पाए, ऐसा ना हो, तो ऐसा किसान के लिए मोहम्मद तुगलक ने सोनधर नामक कृषि ऋण का स्थापना की, ताकि किसान इस ऋण के माध्यम से अपना खेती कर सके। दिल्ली सल्तनत में ही दूसरा शासक फिरोज शाह तुगलक है। ये ऐसा शासक था कि जिसने अकाल और सूखे से निपटने के लिए अस्थायी रूप से नहर तंत्र का निर्माण करा, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा
ये सब जो क्षेत्र था ये अल्प वर्षा वाला क्षेत्र था। आज भी यहाँ 50 सेंटीमीटर से कम ही वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा होती है तो दो प्रकार की, एक भूमध्य सागरीय वर्षा होती है और दूसरा जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो वर्षा होती है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के पहुंचने में इतना देर लग जाता है कि मात्र 15 दिन के लिए यहाँ मानसून रुकती है, और जो भूमध्य सागरीय विक्षोभ आता है वो जाड़े में आता है। तो अगर दोनों को मिला लीजिए तो यहाँ 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा नहीं होती। तो 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहाँ नहीं होती है वो सूखाग्रस्त क्षेत्र कहलाता है। तो ये तो प्राकृतिक रूप से शुरू से था, और अभी वर्तमान समय में आप क्या देखते हैं कि यही भारत का धान का कटोरा हो गया, माने अनाज का कटोरा हो गया। सबसे ज्यादा गेहूं यही पैदा करता है। इसकी बुनियाद फिरोज शाह तुगलक ने डाली, क्योंकि इन सारे क्षेत्रों में नहरों का जाल बिछा दिया। 4 बड़े नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था, और वही नहर वर्तमान समय में, चूंकि स्वाभाविक सी बात है कि आज के तरह वो पक्का नहर नहीं हुआ, कच्चा नहर होगा तो भरता चला जाएगा समय समय पे, लेकिन एक जो लीक बना दिया था, एक जो आधार बना दिया था, उसके आधार पे वो नहरें आज भी जीवित है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो फिरोज शाह तुगलक ने नहरें बनाई थी वही आज तक जीवित है, ऐसा संभव भौतिक रूप से नहीं हो सकता है। कोई रोड शेर शाह सूरी ने बना दिया था तो वही आज तक जीवित है, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन ये चीज़ भी एक तथ्य है कि उसने इसकी शुरुआत की थी, जिसके वजह से उस क्षेत्र में आगे आने वाले शासकों ने इसका अनुसरण किया और नहर तंत्र को जीवित रखा। आज भी इसका विस्तार हो रहा है इन क्षेत्रों में। तो इस प्रकार से फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहर तंत्र का निकाय। अकबर का पीरियड आया तो उसने भी तकाबी ऋण, जो कृषि ऋण था, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कृषि ऋण सुंदर कहलाता था, और मुगल काल में अकबर द्वारा शुरू किया गया ऋण तकाबी। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुगलक खत्म हो गया तो ऋण सिस्टम खत्म हो गया, अकबर खत्म हुआ तो तकाबी खत्म हो गया, उसके बाद भी चलते रहे। और शाहजहां ने क्या के काल में क्या आता है, एक एग्जाम्पल कि दक्कन के क्षेत्र में अकाल पड़ा। तो दक्कन के क्षेत्र में अकाल पड़ा तो शाहजहां निष्क्रिय नहीं रहा। पीटर मुंडी एक विदेशी इतिहासकार है या भ्रमण करता है कह लीजिए, तो उसने दक्कन के अकाल का बड़ा सजीव चित्रण, चूंकि उसमें मौजूद था वो, तो सजीव चित्रण प्रस्तुत किया और कहा है कि मनुष्य का मांस खाने लगा था, इतना व्यापक पैमाने पे अकाल, और मनुष्य की हड्डियां जो था वो खेतों में बिखरी हुई थी अनेक स्थान। तो अकाल की भयावहता पीटर मुंडी से शाहजहां के काल में दक्कन में पता चलता है। तो क्या शासक निष्क्रिय था? नहीं। शाहजहां के द्वारा जगह जगह पर दरिद्रशालाओं का निर्माण किया गया। दक्कन में दरिद्रशाला का मतलब क्या हुआ कि जहां भोजन बन बन के लोगों को मिलता है, और साथ ही साथ भूराजस्व की दर में 18% की कमी कर के जो वर्तमान भूराजस्व है उसमें 18% कम कर करके लोग ले, ताकि जो अकाल का प्रभाव है वो भविष्य में समाप्त हो। तो इतने विवरण से छात्रों एक बात साबित हो जाता है कि जो शुरू में ये सेंटेंस लिखा गया था कि ब्रिटिश कालीन इतिहासकार प्रकृति जन नहीं है, मानव जन है, वो पूरी तरीके से साबित हो गया। क्लियर? अब देखिए, हम लोग आगे का जो विवरण देने जा रहे हैं उसको पहले ही बता देते हैं कि चूंकि ब्रिटिश काल बोलते हैं तो शासन के रूप से 2 तरह का शासन ब्रिटिशों का था। एक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, यानी 1757 से 1857 तक, और दूसरा ब्रिटिश पार्लियामेंट का शासन। तो दोनों समय नीतियां अलग अलग थी, दोनों समय जो अकाल पड़े उसकी परिस्थितियां अलग अलग थी। तो इसीलिए हम ब्रिटिश कालीन अकाल को 2 शीर्षकों के अधीन पढ़ेंगे, एक कंपनी के अधीन अकाल और दूसरा ब्रिटिश शासन या क्राउन के अधीन अकाल। क्लियर? तो अब अगला हेडिंग बनाते हैं, कंपनी काल में अकाल। कंपनी काल में अकाल।
तो इस क्रम में हम पाते हैं कि 1757 से 1857 का पीरियड है जो कंपनी का काल है ना। 1757 से 1857 के बीच का जो पीरियड है ये कंपनी काल कहलाता है। और इस पीरियड में छात्रों अगर हम देखते हैं तो 12 अकाल और 4 सूखे पड़े। 12 अकाल 4 सूखे और 4 सूखे पड़े। अगर इसमें देखें तो राहत कार्य के बारे में तो न्यून रहा, माने बिल्कुल कम, ना के बराबर। अब ऐसे में अगर प्रमुख अकाल को हम लोग देखते हैं तो कुछ का विवरण कर देना काफी महत्वपूर्ण होगा। उसमें बिंदुवार कर देते हैं ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो। उसमें महत्वपूर्ण में है 1769-70 का 1769 का बंगाल का अकाल। बंगाल का अकाल, ठीक है। उसके बाद दूसरा है 1781-82 का मद्रास का सूखा। 1781-82 का मद्रास का सूखा। और उसके बाद है 1784 का उत्तर भारत का सूखा। का उत्तर भारत का सूखा। उसके बाद 1792 का मद्रास का अकाल। दोबारा, हाँ दोबारा। हम इसको अलग से लिख दे रहे हैं इसलिए कि आपको याद हो जाए, एक्सप्लेनेशन अलग से कर देंगे। मद्रास का अकाल। उसके बाद 1803 का उत्तर प्रदेश का अकाल। 1803 का उत्तर प्रदेश का अकाल। उसके बाद 1833 का गुंटूर का अकाल। 1833 का गुंटूर का अकाल कर्नाटक में है का अकाल। उसके बाद 1837 का उत्तरी भारत का अकाल। 37 का उत्तरी भारत का अकाल। ठीक है, तो डेटा के हिसाब से ये आपके लिए काफी, मत घबराइए नहीं, सब याद हो जाएगा आपको। मनुष्य ही याद करके आईएएस बनता है, कुत्ता बिल्ली नहीं बनता है। तो आप भी मनुष्य हैं, इसलिए आपसे बाहर की चीज़ें ये सब नहीं है। रिपीटेशंस एक ऐसा औजार आपके पास है कि वो सारी चीज़ों को जो है वो याद करा देता है। पहली बार में तो मोहब्बत भी नहीं होती, बार बार देखना पड़ता है। बालें देखनी पड़ती हैं, चेहरा देखना पड़ता है, पैर की चाल देखनी पड़ती है, तब आकर्षण पैदा होता है। तो इसमें कहाँ से हो जाएगा? इसमें तो बार बार देखना पड़ेगा। तो बार बार देखिए, ये भी आपकी महबूबा बन जाएगी। तो आते हैं टॉपिक पे
कि जैसा कि मैंने कहा कि 2 चरणों में पढ़ाएंगे इसको, एक कंपनी के काल में, एक ब्रिटिश शासन काल में। तो कंपनी के काल पीरियड कितना है? 1757 से 1857, ठीक है। इस पीरियड में 12 अकाल, 4 सूखा। अकाल सूखा का डिफिनेशन पहले ही हम कर चुके हैं, इसलिए अब देना गैर जरूरी होगा। तो ये एक बड़ा रूप था, छोटे छोटे अनेक पड़े होंगे, जिसका कोई विवरण नहीं है। ये इतना बड़ा था कि ब्रिटिश रिकॉर्ड में इसको लाना पड़ा, और तब आपको वर्तमान समय में इसकी जानकारी मिल रही है। और उसके आधार पे भी कुछ को हमने लिया है, सभी को 12, 4, 16 को नहीं लिया है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो था 1769-70 का बंगाल का अकाल। ये जो अभी अभी शुरू में कहा कि भूराजस्व की नीतियों के कारण अकाल, तो ये भूराजस्व की नीतियों के कारण का पहला अकाल था। ऐसा नहीं था कि बारिश नहीं हुई या ओलावृष्टि हो गई, इससे फसल नष्ट हो गया, या भूकंप आ गया, जमीन फट गया जिससे अनाज उसमें समा गया। ऐसी कोई प्राकृतिक घटना नहीं। इसके बावजूद भी अनाज का उत्पादन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ब्रिटिश भूराजस्व नीतियों के कारण किसान अनिच्छुक हो गया उत्पादन करने में, इसलिए अनाज का अभाव हो गया और अकाल हो गया। हाँ, वो सब क्लियर है। अब ऐसी परिस्थिति में ये शुरुआत का वर्ष 69-70, ये 80-90 तक रहा अकाल का प्रभाव बंगाल में। और कहा जाता है कि बंगाल की 1/3 जनसंख्या समाप्त हो गई। इसी से आप इमेजिन कर लीजिए कि अनाज का कितना अभाव हो गया। अब ऐसी परिस्थिति में ये हमें क्या लेसन देता है हिस्ट्री, कि पब्लिक अगर इतना कमजोर हो जाएगी कि भूखी हो गई, तो उसकी 1/3 जनसंख्या समाप्त हो जाएगी, तो फिर उस पब्लिक में विद्रोह या विरोध की सलाहियत रहेगी? तो कोई भी सत्ता होता है, सत्ता के अस्थायित्व के लिए एक हथकंडा ये भी होता है कि जनता को जो है भूखा कर दिया जाए, नंगा कर दिया, ताकि वो जनता हमारे शासन का विरोधी नहीं करती, सिर्फ टैक्स पे ही बन करके रह जाए। इतिहास के इस लक्षण को वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पे बहस करने की जरूरत है, क्योंकि विश्व के बहुत सारे देश आज भी पूर्वकालिक ब्रिटिश नीति के इस लक्षण के शिकार हैं, चाहे शासक कोई भी हो। अब लोकतंत्र का युग है, राजतंत्र समाप्त हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी विश्व में निर्धनता, बेरोजगारी, कुपोषण क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रिटेन ने भारत में जो बंगाल के क्षेत्र में जिस भूराजस्व नीति की स्थापना की थी और उसके कारण जो है वो अकाल पड़ा, तो कहीं वही परिस्थितियां तो आज भी नहीं उत्पन्न है? तो इसको देखने की जरूरत है। आगे देखते हैं, 81-82 में मद्रास में भयंकर सूखा पड़ा। उसके बाद 84 में उत्तर भारत का सूखा पड़ा। जो 84 में उत्तर भारत का सूखा पड़ा, सरकार ने कोई उपाय नहीं किया, न ही बंगाल में, न ही मद्रास में, न ही उत्तर भारत में। 1792 में पुनः मद्रास में अकाल पड़ा, तो लाज लिहाज के कारण कुछ थोड़े बहुत राहत काज कर दी दूसरे मद्रास अकाल के समय। तो ये भी राहत कार्य ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन था, या कह लीजिए रेगिस्तान में एक बाल्टी पानी उझल देना था, ये राहत कार्य। तो रेगिस्तान में एक बाल्टी पानी उझलने से क्या होगा? वहां बाढ़ आ जाएगी क्या? या वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा वहां, या कोई नदियां निकल जाएंगी? ऐसा तो है नहीं। इसलिए राहत कार्य हाथी का दांत था दिखाने के लिए कि हाँ भी हम सक्रिय है। पहला राहत कार्य का विवरण हम लोग को यहाँ पर मिलता है। हाँ, ये सब ऑब्जेक्टिव है, डिटेल से हम इस सबको बताते इसलिए चल रहे हैं कि आप को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर होता रहे। उसके बाद में उत्तर प्रदेश पूरा संपूर्ण रूप से अकाल ग्रसित हो गया। बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, फतेहगढ़ सभी क्षेत्र अकालग्रस्त हो गए। और यहाँ पर अंग्रेजों ने जो काम किया वो ये कि कोई अनाज व्यापारी अगर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बाहर से अनाज खरीद करके लाएगा तो हम पुरस्कृत करेंगे, उसे पुरस्कार देंगे।
यानी अनाज के कमी को दूर करने के लिए अंग्रेजों ने पुरस्कार राशि रखी व्यापारी, ताकि लालच में जो है वो व्यापारी यहाँ अनाज लेकर के आए और अकाल की समस्या का समाधान। लेकिन अंग्रेजों ने अपने तरफ से कोई राहत कार्य नहीं किया। तो भाई आप पुरस्कार राशि लाएगा नहीं लाएगा ये तो उसकी मर्जी है। तत्काल जो भूख से निपटने की आवश्यकता थी वो तो आपने कुछ नहीं किया, तो इसे भी एक प्रशासनिक खानापूरी के नाम से पुकारा जा सकता है। उसके बाद कर्नाटक के गुंटूर में 1833 का अकाल आया। इसमें भयावता यह थी कि 5 लाख लोग मारे गए गुंटूर। अब उस समय जनघनत्व तो आज की तरह नहीं होगा। 5 लाख लोग का मतलब ये होगा कि 12 लाख या 11 लाख जनसंख्या ही थी, तो 5 लाख मर गए। इसका मतलब क्या हुआ कि आधा आदमी खत्म। तो कितना क्रूशियल स्थिति में हमारा देश चल रहा था, ये कितना व्यापक पैमाने पे शोषण हो रहा था, ये आप देखते चलिए। उत्तरी भारत में पुनः 37 में फिर अकाल पड़ा जो 1784 में आया था। और इसकी विशेषता ये थी कि अब भारत के लोग जो धर्मार्थ संस्थाएं थी, बहुत सारे हमारे देश में धर्मार्थ संस्थाएं पहले से चलती आती है, तो उनके माध्यम से, यानी सरकार ने तो कुछ नहीं किया, धर्मार्थ संस्थाओं ने कुछ राहत कार्य किए जिसके वजह से लोगों की जानें बची। तो ये छात्रों पूरा विवरण है कंपनी के काल में अकाल के बारे में। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब हम आते हैं एक दूसरे शीर्षक के अधीन, ब्रिटिश शासन में अकाल, या जैसा कि सुशांत बोल रहे थे कि क्राउन के अधीन ज़्यादा उपयुक्त होगा शब्द, क्राउन के अधीन अकाल। क्राउन के अधीन अकाल जो हमने लिखा, इसका अर्थ आप समझ गए होंगे, इसका व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले की क्लास में ही इन दोनों जो शासन के चरित्र अलग अलग हुए थे, इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया जा चुका है। तो हम समझते हैं कि वो सारा वर्णन आपको याद होगा। तो अब इस परिवेश में हम पाते हैं कि ब्रिटिश क्राउन यानी 1858 से लेकर करके 1947 तक का जो पीरियड है, उसमें हमें पता चलता है कि 10 अकाल और अनेक सूखे पड़े, अनेक सूखे पड़े। अब इसको बिंदुवार रूप से अगर देखेंगे तो 1866 ये उड़ीसा, मद्रास, बंगाल, बिहार, उसके बाद 1876-78 में मद्रास, बंबई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पंजाब, ठीक है। उसके बाद एक और जान लीजिए, 1896-97 ये महत्वपूर्ण हम लिख रहे हैं, ये आपको सभी प्रांत में था।
उसके बाद 1899 सॉरी 1900 में अधिकांश शब्द लिखते हैं उसके बाद 1942-43 में इसका क्षेत्र जो था बंगाल था। इतने का पहले विवरण लिख लेते हैं, कर लेते हैं। उसके बाद इससे संबंधित एक नया चीज होगा कि इस पीरियड में तो कोई आयोग वगैरह नहीं बना था, लेकिन क्राउन का पीरियड जब आया तो अकाल की जांच हेतु बहुत सारे कमीशन भी बनाए गए, आयोग भी बनाए गए। तो वो एक अलग अध्ययन होगा, तो उसको हम अलग करके पढ़ा रहे हैं। पहले अकाल को देख लेते हैं, ठीक है। आप चाहिएगा तो इसको दोनों को मिक्स करके भी कर सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण बात कि क्राउन के अधीन 10 अकाल और बहुत सारे सूखे पड़े। उसमें सबसे पहला था 1866 में उड़ीसा, मद्रास, बंगाल और बिहार का। इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बराबर पूछता है कि महाविपदा का महासागर कहा जाता है इसको 1866, यानी अकाल का महाविपदा कहा जाता है। क्यों जानते हैं कि इतना बड़ा क्षेत्र में तो था, लेकिन सिर्फ उड़ीसा में जो मौतें हुई हैं वो जान करके आप कांप जाइएगा। और उड़ीसा में सिर्फ जो है 10 लाख लोग मारे गए, जबकि उसकी आबादी काफी विरल थी। तो बाकी स्थानों का आंकड़ा जो है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आइए ब्रिटिश आंकड़े, ये नहीं कि उनके जो रिकॉर्ड से मिले हैं उससे इतिहासकारों ने कलेक्ट किया। और यहां पर अंग्रेजों ने क्या किया कि मांग और पूर्ति का नियम लागू किया। जो वहां का कलेक्टर था उड़ीसा का, उसने 66 से पहले ही भयावह स्थिति का सूचना भेज दिया था कि आने वाले समयों में यहाँ जो है वो अनाज की कमी होने वाली, अकाल पड़ जाएगा, इसलिए शासन इसकी पूर्ति करे। उसका जवाब यह दिया गया था कि मांग और पूर्ति का नियम है, जहाँ मांग होगी वहाँ अर्थव्यवस्था में स्वाभाविक रूप से सामान की पूर्ति हो जाएगी, इसलिए हमें देने की जरूरत नहीं। तो मांग और पूर्ति के नियम पर भरोसा कर करके उड़ीसा को अकाल के चपेट में ढकेल दिया। क्लियर? उसके बाद दूसरा हमने लिखा 76-78 का जो अकाल दुर्भिक्ष था वो मद्रास, बंबई, उत्तर प्रदेश और पंजाब के क्षेत्रों में। तो अगर इन सभी क्षेत्रों में अकाल का क्षेत्रफल अगर देखें तो 2,57,000 वर्ग किलोमीटर में आता है ये 76-78 का। और इसमें पीपुल कितना रह रही थी तो 5,80,00,000। आरसी मजुमदार ये कहते हैं कि 5,80,00,000 में से 50 लाख लोग मर गए। कितने? 50 लाख। 5,80,00,000। हाँ, 50 लाख मर गए। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या भयावहता रही हो। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं तो 96 और 97 में का जो आंकड़ा हम लोग को मिलता है 1896 और 97 का, तो सभी प्रांतों में पड़ा और इसमें भी स्थिति काफी भयावह थी। 99 और 1900 में हम लोग देखते हैं तो पाते हैं कि अधिकांश भागों में था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जहां था उसको अगर नापा गया तो 1,89,000 वर्ग किलोमीटर में भयावह स्थिति थी।
विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में, और जिन क्षेत्रों में थी वहां करीब 2 करोड़ 80 लाख जनसंख्या जो है वो निवास करती थी। इस समय सहायता जो करने की कोशिश की गई तो उससे 10 करोड़ रुपया का जो है वो सहायता करने का प्रयास किया गया, और इस प्रयास में पूरा का पूरा बंदरबाट हुआ। 10 करोड़ रुपया दिखाया गया, लेकिन वास्तव में वो जो अकाल पीड़ित थे उन तक ये राशि नहीं पहुंचा। ये सबसे महत्वपूर्ण है जो बंगाल का है, ये पूरा पूरा मानव जनता। इस समय द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के परिणाम स्वरूप बंगाल में जो चावल आता था वो बर्मा से आता था। तो बर्मा युद्ध का एक केंद्र बन चुका था, इसलिए बर्मा से बंगाल चावल आना बंद हो गया। तो इसलिए बंगाल में अभाव हो गया। इस पीरियड में ब्रिटिश शासकों ने ऊंचे मूल्य पर चावल बेच करके लाभ कमाया, और इस समय भी बहुत जन की जो है यह लोगों की हानि हुई। जो भी हो, एक नया तत्व उभर करके सामने आता है कि अब ब्रिटिश शासन दिखावे के लिए अकाल की जांच हेतु बहुत सारे समय समय पर आयोगों का गठन किया। तो परीक्षा में ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, और आमतौर पे ये भूलता है। अगर क्वेश्चंस को टफ बनाना होगा जीएस में, तो अकाल से संबंधित इन आयोगों के बारे में जरूर सवाल करें। तो हम चाहते हैं कि उसको अलग से लिखें और आपको बताएं। तो एक शीर्षक बनाते हैं, अकाल आयोग। ठीक है। अकाल आयोग में सबसे पहला जो था वो 1866 से पूर्व कब तिथि है ये पता नहीं चलता है, विवादित है। इसमें जो बनाया गया था कर्नल स्मिथ, ये पहला अकाल आयोग था। कर्नल स्मिथ, हम सबका एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। उसके बाद 1866 में जॉर्ज कैंपबेल, 1866 में जॉर्ज कैंपबेल, ये सब आयोग के अध्यक्ष हैं, तो सब में आयोग लग जाएगा। ठीक है। उसके बाद 1880 ईस्वी में रिचर्ड एस्ट्रेची, 1880 ईस्वी में रिचर्ड एस्ट्रेची। ठीक है। उसके बाद जेम्स लॉयल, इसको आप 1892 मान लीजिए। जेम्स लॉयल इसके अध्यक्षता में बना, जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में। और उसके बाद 1901 ईस्वी में एंटनी मैकडोनाल्ड, 1901 ईस्वी में एंटनी मैकडोनाल्ड। तो देखिए क्रम से अगर देखें तो कुल कितना अकाल आयोग, 1 2 3 4 5, यानी कुल 5 जो है वो
अकाल की जांच हेतु अंग्रेजों ने आयोग बनाया, उसकी डेट हमने दे दिया है। तो अगर क्रम से मिलाना ये आता है और वो काफ़ी टफ हो जाता है। और दूसरा ये कि गवर्नर जनरल की किसने किया था, तो यही दो प्रकार के प्रश्न इसमें आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण रिचर्ड एस्ट्रेची आयोग है, क्योंकि इसने बहुत सारी अनुशंसाएं की थी और उसमें कुछ अनुशंसाओं को ईमानदारी पूर्वक लागू भी किया गया। तो हम लोग बारी बारी से जितने आयोग हैं उन सभी के बारे में विवरण देंगे। तो जब 1857 का विद्रोह हुआ और कंपनी ने के शासन की समाप्ति के बाद क्राउन का शासन स्थापित हुआ, तो क्राउन ने ईमानदारी पूर्वक कुछ बातें सोची और 1866 से पूर्व तिथि एग्जैक्ट नहीं मिलता है, कर्नल स्मिथ के नेतृत्व में एक आयोग, अकाल आयोग बना, लेकिन इसका कोई योगदान नहीं है, इसका कोई रिकमेंडेशन नहीं मिलता है, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं मिलता है। सिर्फ यही है कि कर्नल स्मिथ आयोग भारत में ब्रिटिश काल में प्रथम अकाल आयोग। उसके बाद जब उड़ीसा का अकाल पड़ा 1866 का, जिसको अकाल का महासागर कहा जाता है या विपदा का महासागर बोला जाता है, तो फिर दूसरा अकाल आयोग जो है जॉर्ज कैंपबेल के नेतृत्व में बना। और जॉर्ज कैंपबेल के जो नेतृत्व में बनता है दूसरा अकाल आयोग, तो इसने जो अनुशंसा की वो ये कि स्वयंसेवी संस्थाओं को राहत कार्य करना चाहिए, इतना बोल करके इतिश्री कर। लेकिन जब 80 में इस रिचर्ड एस्ट्रेची के नेतृत्व में बना, चूँकि 76-78 में बहुत बड़े पैमाना पे आप देख रहे हैं कि अकाल पड़ा मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तो इसकी जांच हेतु रिचर्ड एस्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग बना। तो ये प्रथम ऐसा अकाल आयोग था जिसने अकाल की वृहद पैमाने पे जांच की और समाधान का वैज्ञानिक विधि सुझाया। तो रिचर्ड एस्ट्रेची ने जो जो चीज़ कही वो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहली बात रिचर्ड एस्ट्रेची आयोग ने ये कहा कि प्रभावित जो पक्ष है यानी भूखे जो लोग हैं उनको समय से काम मिलना चाहिए और मजदूरी मिलना चाहिए। अगर भूखे लोगों को समय पर काम और मजदूरी मिल जाएगा तो फिर अकाल का सामना हम आसानी से कर सकते हैं। यानी इंडिविजुअल को प्रोस्पेरस बनाने का सिफारिश की अनाज के मामले में, यानी कोई भी व्यक्ति कि ऐसा नहीं हो कि उसके पास अनाज नहीं हो, पहला। दूसरा कि जो संभावित क्षेत्र है अकाल का वहाँ अस्थायी रूप से ग्रेनरी बना दिया जाए, अन्न भंडार, यानी हमेशा वहाँ अन्न भंडार रहे, ताकि अगर किसी वर्ष अकाल पड़े तो वहीं पर से निकाल करके अनाज का वितरण कर दिया जाए। तीसरा ये कि ऐसे क्षेत्रों में भूमि कर में छूट दिया जाना चाहिए। जो अन्य जगहों पे भूमि कर की दर है उस दर पे ऐसे जगहों पे उतनी दर पर भूमि कर नहीं लिया जाना चाहिए। और पांचवी बात ये कहा कि अकाल की सहायता का दायित्व प्रांतों को होना चाहिए, केंद्र सरकार को नहीं। क्योंकि केंद्र सरकार एक स्थान पे होती है, वो सभी जगहों के अकालों को ना देख सकती है ना नियंत्रित कर सकती है। इसलिए अकाल का देखना और नियंत्रण करना पूर्ण रूप से प्रांतीय सरकार का दायित्व होना चाहिए। ये फिक्स कर दिया। अभी तक फिक्स नहीं होने वजह से क्या, तो प्रांत केंद्र पर आरोप लगाया जाता, केंद्र प्रांत पर आरोप लगाता था। अब जवाबदेही तय कर दी गई कि अकाल के बारे में पूरा का पूरा किसको देखना होगा, प्रांत को। क्लियर। उसके बाद कड़े सूखे की स्थिति में अगर हो तो दुधारू पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि दुधारू पशु मरने से दो चीजें हो जाती है। एक कि दूध की भी कमी हो जाएगी, तो दूध भी एक खाने की वस्तु है, और दूसरा पशु मर जाएगा तो उससे महामारी फैलने की आशंका रहती है। इसलिए अकालग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के जीवन को बचाना काफी आवश्यक है। अब इतने सारे
अनुशंसा जो लागू किया गया तो इसको ईमानदारी पूर्वक लागू किया गया। बहुत सारे दलितशालाओं का स्थापना किया गया, ग्रेनरी बनाई गई और ईमानदारी पूर्वक काम किया गया। उसके बाद अगला जो आयोग है जेम्स लॉयल 1892 में, इसने संस्तुति कर दी कि जो रिचर्ड स्ट्रेची है उसका विवरण ठीक है। और ये कर्जन के समय में जो अकाल पड़ा 1899 ईस्वी में, तो कर्जन ने 1900 ईस्वी में बनाया और 1901 ईस्वी में एंटनी मैकडॉनल्ड ने अपनी रिपोर्ट दे दी। तो संक्षेप में ये कह सकते हैं छात्रों कि ब्रिटिश काल में जो या क्राउन के पीरियड में जो अकाल पड़े तो कोशिश की गई आयोगों के माध्यम से, लेकिन बहुत ऐसा प्रयास नहीं किया गया जिससे अकाल के समय में कोई अस्थायी समाधान जो है वो हो सके। ठीक है, तो इसलिए हम अंत में ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश काल में जो भी अकाल पड़े वो प्रकृति जन नहीं मानव जन थे, और जो अंग्रेजों के द्वारा उपाय किया गया वो रेगिस्तान में एक बाल्टी पानी उझलने के समान था या ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन के समान था। इन्हीं बातों से आज का क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।